हेलो दोस्तों, क्वेश्चंस की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बिलोंग टू रीजन। जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है किस रीजन से बिलोंग करती है, ये पूछ रहे हैं। अगर इसके प्लेस पर ये क्वेश्चन आता है कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बिलोंग टू रीजन, मतलब जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है किस रीजन से बिलोंग करती है, या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रीजन से बिलोंग करती है, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। दोनों का आंसर है माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन से ही दोनों बिलोंग करते हैं। अगर माइक्रोवेव रीजन ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में आपको दिख रहा है फार आईआर, देन हम फार आईआर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये तब सेलेक्ट करेंगे जब माइक्रोवेव रीजन ऑप्शन में नहीं होगा। माइक्रोवेव रीजन अगर ऑप्शन में है देन फार आईआर भी है तो माइक्रोवेव रीजन को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज फार आईआर को सिलेक्ट करेंगे। ये दोनों के लिए ही है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रीजन से बिलोंग करती है आएगा, या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रीजन से बिलोंग करती है, तो दोनों का ही आंसर रहेगा माइक्रोवेव रीजन। दोनों ही किससे बिलोंग करती है, माइक्रोवेव रीजन से। अगला क्वेश्चन आया है, लाइटर डायटोमिक मॉलिक्यूल और लाइटर मॉलिक्यूल शो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन द रीजन। ये कह रहे हैं लाइटर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मतलब हल्का डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा से बिलोंग करता है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये किस रीजन में आएगा। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो शो कर रहा है, ये किस रीजन में आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी और मास की, क्योंकि यहाँ पे हमने मास की बात करनी है। मास की बात हमने इसलिए करनी है क्योंकि लाइटर एटम दिया है, तो लाइटर एटम में तो सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दी है कि ये हल्का एटम है। तो हल्का एटम है तो हमें तो यही इन्फॉर्मेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखना पड़ेगा कि जो एनर्जी है वो ज़्यादा रहने वाली है, कम रहने वाली है, माइक्रोवेव में जाएगा या आईआर में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये हमने चेक करना है। तो देख लेते हैं। अगर मैं एक फॉर्मूले की बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/2πc√k/म्यू होती है। यहाँ पे जो म्यू होता है ये होता है रिड्यूस्ड मास। इसका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये मास का टर्म है। ये क्या है, मास टर्म है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो जो मास वाले टर्म है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मास अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये क्या कह रहे हैं कि मास अगर बढ़ता है देन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अब हमें एक चीज़ पता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इस केस में एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी और एनर्जी भी डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ तो ये लाइटर एटम कह रहा है, इसका मतलब मास कम है, तो मास कम है तो इसका मतलब म्यू कम है। म्यू कम होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो एनर्जी कम होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, एनर्जी कम रहेगी। अब हम बात करें, सॉरी मिस्टेक हो रही है, क्या होगा, मास अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि मास और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ये मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। अब हम बात करें माइक्रोवेव और आईआर की, तो माइक्रोवेव और आईआर में अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोवेव की जो एनर्जी होती है वो कम होती है और लैम्डा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो इसका मतलब आईआर की एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका जो आंसर था, आंसर क्या था, आंसर है फार
IR कहाँ से बिलोंग करेगा, फार IR। देखो दूसरा ऑप्शन जो है माइक्रोवेव वगैरह दिए थे, लेकिन ये जो है माइक्रोवेव से बिलोंग नहीं करके इस बार फार IR से बिलोंग करेगी। क्यों? क्योंकि ये हल्के एटम के लिए बात कर रहा है, और अगर हल्का एटम है तो मास कम होगा, मास कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो माइक्रोवेव ना होकर किस रीजन में आएगा, IR रीजन में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं O2 मॉलिक्यूल गिव प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन द रीजन। किस रीजन में जो O2 है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा। अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 के लिए अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होगा। O2 है ना, O2 में ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो जितना ये इधर इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा इतना ये इधर इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो रहेगा तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की अगर बात की जाए, स्पेशली प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूं, तो ये तब प्रोड्यूस होता है, तब शो होता है जब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ रहती है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एलिमेंट तब शो करेगा जब उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो O2 है इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ज़ीरो है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर इसका ज़ीरो है तो ये तो प्योर रोटेशनल शो ही नहीं करेगा। रीजन की बात तो हम तब करेंगे किस रीजन में आ रहा है, इसकी बात तो तब होगी ना जब शो करेगा। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था कि जो O2 मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, नॉट शो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ही शो नहीं कर रहे हैं, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ही शो नहीं करेगा तो किस रीजन में शो करेगा, ये बात तो आएगी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा देता कौन है। देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रा सबसे पहले तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा वो क्या होगा, गैस होगा। गैस रोटेशनल स्पेक्ट्रा देती है, गैस रोटेशनल स्पेक्ट्रा देती है, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए, इट शुड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डायपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। परमानेंट डाइपोल, जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करेगा वही रोटेशनल स्पेक्ट्रा दे सकता है। वो गैस रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगी जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो के इक्वल तो नहीं होना चाहिए। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रोटेशनल ट्रांजिशन फ्रॉम J टू J-1। J से J-1 में जाने के लिए जो एनर्जी कह रहा है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी कितनी एनर्जी चाहिए यही बताता है। ये डेल्टा एनर्जी बता रहा है कि उनके बीच एनर्जी डिफरेंस कितना है, और जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी की नीड होगी। तो एनर्जी डिफरेंस J से J+1 में जब जाएंगे तो वो जो रहता है 2B J+1 के इक्वल रहता है। तो ये तो फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हमने ये एनर्जी निकाल लेनी है, ठीक है। कितनी एनर्जी चाहिए हमें, इतनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि यही एनर्जी डिफरेंस है, इतनी एनर्जी मिल गई तो J से J+1 में जा सकते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है J टू J+1 में जाने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है वो 2B J+1 के इक्वल रहती है। अब यहाँ पे जो J+1 है ये जो होता है, ये इस बात का ध्यान रखना सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखो, जो यहाँ पे J+1 है, J से J+1 में जा रहा है, तो J+1 क्या है, अपर एनर्जी लेवल है। यहाँ पे J+1 क्या है, अपर एनर्जी लेवल है। अपर एनर्जी लेवल है तो क्या होगा, जो J+1 है
इसकी जगह हमने क्या रखना है, हमेशा अपर एनर्जी लेवल रखना है। ओके, अब इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में किस किस के बीच कह रहे हैं, क्वेश्चन में जे टू जे माइनस वन, जे टू जे प्लस वन नहीं कह रहे, जे टू जे माइनस वन। तो जे टू जे माइनस वन कैसा होगा, ये जे माइनस वन तो नीचे होगा क्योंकि जे प्लस वन ऊपर रहता है, तो जे माइनस वन तो ऑब्वियसली नीचे होगा, जे इधर पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये हमें चाहिए। ये एनर्जी डिफरेंस क्या है, जे माइनस वन से जे, वही यही तो एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस हमें चाहिए। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे भी ये क्या रहेगा, एनर्जी डिफरेंस तो इतना ही रहेगा, एनर्जी डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा ना। हम जे से जे प्लस वन की बात करें या जे से जे माइनस वन की बात करें या जे माइनस वन से जे की बात करें, तो ये एनर्जी डिफरेंस तो इतना ही रहना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपने फॉर्मूले में। हमें फॉर्मूला क्या पता है कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमने क्या रखना है, जे माइनस वन से जे, जे माइनस वन से जे में जाएगा, तो जे माइनस वन से जब जे में जाएगा तो उस टाइम किसके इक्वल रहेगा, टू बी जे के। मैंने यहाँ पे जे ही क्यों लिखा, जे प्लस वन क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि अपर एनर्जी लेवल इधर जे है। देखो यहाँ पे अपर एनर्जी लेवल जे प्लस वन था इसलिए यहाँ पे जे प्लस वन आया था, इधर अपर एनर्जी लेवल जे है तो यहाँ पे जे आएगा, तो ये जो वैल्यू होगी वो टू बी जे के इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या यहाँ पे जे माइनस वन से जे में आया है, नहीं, यहाँ जे से जे माइनस वन में आया है। तो जे से जे माइनस वन, देखो ध्यान दो, जे माइनस वन से जब जे में जाएगा तो मुझे इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, इसलिए मैं प्लस की एनर्जी दे रही हूँ। जो ये एनर्जी आ रही है वो किसकी आ रही है, प्लस की। लेकिन जब जे से जे माइनस वन में आएगा तो सेम एनर्जी है, इतनी ही एनर्जी, इतनी ही एनर्जी, लेकिन रिलीज होगी। देखो इधर तो देनी पड़ रही है, इधर ऊपर से नीचे आने में क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, तो इधर देनी पड़ेगी, रिलीज होगी, रिलीज होगी, रिलीज होगी। तो रिलीज होगी तो जो आंसर होगा, रिलीज एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव से, तो इसका मतलब ये जो आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा। जब हम बात करेंगे डेल्टा ई जे से जे माइनस वन की बात करेंगे, देन जो ये आंसर होगा ये आएगा टू बी। अभी टू बी जे, अभी भी जो अपर एनर्जी लेवल है वो जे ही है। ठीक है, अपर एनर्जी लेवल जे है, और जो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या कर रहा है कि जब ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है तो उस टाइम एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आंसर टू बी जे ना आकर माइनस टू बी जे आएगा। क्वेश्चन दिया है, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल विद ए लो पोटेंशियल बैरियर टू इन्वर्जन इज, इन्वर्जन के लिए लो पोटेंशियल बैरियर किस में होगा, और ऑप्शन में कुछ NH3 PS3 इस तरीके से दिए थे, तो इसमें मैं बता देती हूँ कि NH3 ही क्या था, आंसर था। इसका रीजन होता है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने वाली बात है, इसका रीजन होता है जो एनर्जी NH3 होता है इसमें प्रेजेंट होता है पिरामिडल, पिरामिडल इन्वर्जन। क्या प्रेजेंट रहता है, पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से क्या होगा, पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से जो ये इस तरीके से अरेंज था, यहाँ पे इसमें क्या आता है, आ जाता है, ये जो लॉन पेयर है ये इनवर्ड डायरेक्शन में चले जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ चले जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, सबसे पहले जो ये NH3 था वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है, नाइट्रोजन H, यानी कि जो sp2 वाले थे, ये जो sp2 में यहाँ पे देखो ये लॉन पेयर भी हाइब्रिडेशन में काउंट होते हैं, तो अभी जो ये लॉन पेयर sp2 में थे, इस पोजीशन पे ये लॉन पेयर sp2 में ना रह के प्योर p में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, प्योर p ऑर्बिटल में। अब प्योर p ऑर्बिटल में आएंगे तो ये इधर से क्या जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा p ऑर्बिटल है तो इधर से इधर जा सकते हैं, तो ऊपर से क्या चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये अब ऊपर से नीचे आ जाएंगे, यानी कि लॉन पेयर अब नीचे आ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ऊपर चले जाएंगे, यानी कि ये जितने भी हाइड्रोजन है सबकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब आगे वाला हाइड्रोजन पीछे चले जाएगा और पीछे वाला हाइड्रोजन आगे चले जाएगा। अगर मैं इसको A1 और 2 मानूँ तो देन यहाँ पे जो 2 होगा वो ये वाला हो जाएगा और 1 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें इन्वर्जन
जो NH3 है ये इन्वर्जन सिर्फ NH3 में पाया जाता है, और NH3 के अलावा आप ये इन्वर्जन CH3 माइनस इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी ये इन्वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ पिरामिडल इन्वर्जन इन दोनों कंपाउंड में ही देखने को मिलता है, और पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से देखो, पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से ये जो इसका इन्वर्जन है उसका जो बैरियर है वो बहुत कम रहता है। ये कह रहा है ना, इन्वर्जन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर है, यानी कि इन्वर्जन करने के लिए जो एनर्जी की नीड है वो क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें खुद ही पिरामिडल इन्वर्जन प्रेजेंट है। तो पिरामिडल इन्वर्जन प्रेजेंट होने की वजह से इसके लिए जो इन्वर्जन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। अगला क्वेश्चन है, अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल X2Y, एक ट्राई एटॉमिक में मॉलिक्यूल है X2Y, सो इंटेंस एट शो इंटेंस एट 15, 30, 45 मेगाहर्ट्ज, नो अदर लाइन्स, इतनी लाइन है जो कि 15, 30 और 45 मेगाहर्ट्ज पर आई है। द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। तो यहाँ से कैसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकालेंगे वो देखो। अगर मैं स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करूँ तो स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ कहाँ पर दी है। स्पेक्ट्रल लाइंस की अगर बात की जाए तो स्पेक्ट्रल लाइन है 15, 30 एंड 45 पे, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 2b के इक्वल होता है। तो 30 में से 15 माइनस करो या 45 में से 30 माइनस करो, दोनों में क्या आएगा, 15 आंसर आएगा। तो 2b किसके इक्वल रहेगा, 15 के। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, 15/2 यानी कि 7.5 मेगाहर्ट्ज। अब इस केस में 7.5 मेगाहर्ट्ज आएगी, यहाँ भी 2b के इक्वल होगा, यहाँ भी 2b के इक्वल होगा, वो भी 15 के इक्वल आएगा, यानी कि इस केस में भी क्या आएगा, 7.5 मेगाहर्ट्ज। यानी कि दोनों ही जगह जो b का डिफरेंस है, दोनों ही जगह डिफरेंस 2b इक्वल 15 है, यानी कि b की वैल्यू दोनों ही जगह सेम रहने वाली है। देखो दोनों ही जगह सेम है ना डिफरेंस, इधर भी 15 का डिफरेंस है, इधर भी 15 का डिफरेंस है, इसका मतलब दोनों ही जगह b की जो वैल्यू है वो सेम आने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो ओनली वन वैल्यू ऑफ b फॉर किस कॉम्प्लेक्स के लिए, X2Y, जो X2Y मॉलिक्यूल दिया है इसके लिए, इस X2Y मॉलिक्यूल के लिए जो b की वैल्यू है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो एक ही b की वैल्यू किसके लिए होती है, एक ही b की वैल्यू होती है या तो लीनियर के लिए, अगर लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर होगा तब भी b की एक ही वैल्यू रहती है। b रोटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, b रोटेशनल कांस्टेंट, तो b की वैल्यू एक ही रहती है लीनियर के लिए भी एंड स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के लिए भी। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसके लिए भी b की वैल्यू क्या रहती है, एक ही रहती है। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में या तो टेट्राहेड्रल आएगा या ऑक्टाहेड्रल आएगा, ठीक है। अब जो ऑप्शन गिवन थे उसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, वैसे भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल नहीं हो सकता है, क्या ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, देखो ना इसको, X2Y है, इसको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे, तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये क्या हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर था वो क्या था, लीनियर था। तो ये लीनियर होगा और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका आप नहीं बनाएंगे, XYX इस तरीके से नहीं बनाएंगे। इस तरीके से क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन ऊपर जो गिवन कंपाउंड है इसमें अगर वो इंटेंस शो कर रहा है, इंटेंसिटी उसकी दिख रही है 15, 30, 45 में, इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा दे रहा है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा दे रहा है तो म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, म्यू की वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं होगी। तो इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं दिख रही है, क्योंकि इधर y है इधर x है, जब इधर दोनों x है, दोनों x सेम होंगे तो म्यू की वैल्यू 0 होगी। तो ये तो नहीं हो सकता, लीनियर होगा, लीनियर में ये भी गिवन होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 भी नहीं आएगी और ये लीनियर भी है। अगला क्वेश्चन पूछा है,
transition from one to another rotational level in rotational spectra is governed by। ये कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन होता है एक से दूसरे रोटेशनल लेवल में, उस रोटेशनल को क्या होता है, कौन गवर्न करता है, मतलब किसके द्वारा हम डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ आंसर हैं। पहला है बोर्स क्वांटम नंबर, बोर्स क्वांटम कंडीशन। बोर्स क्वांटम कंडीशन से भी हम इसका आइडिया लगाते हैं, इसके द्वारा बता पाते हैं। बी है मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। रोटेशनल स्पेक्ट्रा कब होगा, जब परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसमें दूसरे में क्या आएगा, मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। फिर उसके बाद है थर्ड, जो डेल्टा जे की वैल्यू है वो ±1 रहनी चाहिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे ट्रांजिशन है वो कब शो होगा, एक से दूसरे लेवल में जो ट्रांजिशन है कब शो होगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन मतलब कौन डिसाइड करता है कि जो ये ट्रांजिशन है वो होगा या नहीं, तो उसके लिए क्या पैरामीटर है, बोर क्वांटम नंबर, बोर क्वांटम कंडीशन देखनी पड़ती है। मॉलिक्यूल जो है उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है या नहीं ये देखना पड़ता है, और जो डेल्टा जे की वैल्यू है वो ±1 है या नहीं ये देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशनल स्टेट फॉर HCl। मोस्ट पॉपुलेटेड मीन्स टू से ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे है, तो उसके बाद उसके लिए बी दिया है और टेम्परेचर दिया है। तो मोस्ट पॉपुलेटेड का मतलब है यहाँ पे इंटेंसिटी आई होगा, यहाँ पे जे है, तो मोस्ट पॉपुलेटेड में कौन सा जाएगा, जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि ये। ठीक है, अगर इस तरीके से बात करें तो ये जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, जे मैक्सिमम की वैल्यू है। ये क्या है, जे मैक्स की वैल्यू है। ये जो वैल्यू होती है जे मैक्सिमम होती है, इधर जे होगा इधर आई होगा। ठीक है, तो ये क्या रहती है, जे मैक्सिमम की वैल्यू रहती है। इसका कहने का मतलब है कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड पोजीशन, मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशनल स्टेट है उसके लिए ये कह रहे हैं, मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशनल स्टेट निकालो कह रहे हैं जब उसने बी और टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, यानी कि रोटेशनल कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यू दी है, तो उस स्टेट में कह रहा है मोस्ट पॉपुलेटेड, यानी कि जे मैक्स निकालो। तो जे मैक्स कैसे निकलता है, जे मैक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जे मैक्स इक्वल 0.59 अंडर रूट टेम्परेचर अपॉन बी -12। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा। ये क्या होता है, जे मैक्सिमम निकालने की वैल्यू होती है 0.59 अंडर रूट टी अपॉन बी -12। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, 0.59 को एज इट इज़ रखो, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, बी की जो वैल्यू है वो दी है 8.5, कितनी दी है 8.5 ही दी है, कंफर्म कर लेते हैं, 8.5 सेंटीमीटर इनवर्स दी है। और इधर पे क्या करना है, -12। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, देन आपके पास जो जे मैक्स की वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट 3 के इक्वल आएगी। अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशनल, ये रोटेशनल है, with the smallest rotational constant in the microwave spectral among the following is। ये कह रहा है स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट निकालना है, यानी कि स्मॉलेस्ट बी निकालना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बी कब आएगा, ऑप्शन कट गए हैं, ऑप्शन दिखा देती हूँ मैं। ऑप्शन है ए, जो ऑप्शन है उसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड CH है, उसके बाद बी जो ऑप्शन है उसमें HC ट्रिपल बॉन्ड HC है, उसके बाद सी जो ऑप्शन है उसमें Cl
सी ट्रिपल बॉन्ड CH है, सॉरी CF है, और लास्ट जो है D, इसमें है B ट्रिपल बॉन्ड CCl। तो अब यहाँ पे देखो सब में ये ट्रिपल बॉन्ड तो कॉमन है, उसके बाद इधर साइड लगभग सब में कार्बन कार्बन ही दिखेगा, एक में बोरॉन और एक में नाइट्रोजन है। तो इसमें हम बी की वैल्यू सबसे कम किस में है कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक बार हम बी का आइडिया ले लेते हैं। बी रोटेशनल कांस्टेंट इक्वल होता है एच प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। यहाँ पे ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये पाई कांस्टेंट हो गया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो बी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमें एक और फार्मूला पता होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो म्यू आर स्क्वायर के इक्वल रहता है, यानी कि मास के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब बी मास के भी क्या रहेगा, अगर मैं आई की बात करूँ तो आई के जो मास रिड्यूस्ड मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही रहेगा, तो 1/i के 1/ जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका मतलब जो म्यू है वो बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका कहने का मतलब है मास अगर बढ़ेगा तो बी की वैल्यू कम होगी, यानी कि रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। तो ऊपर मास का आइडिया ले लेते हैं सबके। देखो इसमें है नाइट्रोजन, ठीक है, और कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर ले लेते हैं सीधा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो हमें पता है मास भी ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा और कम ही तो देखना है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू देखनी नहीं है। तो नाइट्रोजन का 7 होगा, इसका कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 1, इसका भी 7 हो गया। इधर में क्लोरीन का बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है 17। उसके बाद कार्बन का रहेगा 6, तो 17 और 6 23 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कार्बन का रहेगा आपका 6, इसकी 7 रहेगा, तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। इधर हम मास देख रहे हैं तो हम एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, उससे पता चलेगा एटॉमिक नंबर जिनके ज़्यादा होंगे मास भी ज़्यादा ही रहेगा। फिर बोरोन का हमें पता है 5 रहता है, कार्बन और Cl का 23 रहने वाला है, इधर 7 रहने वाला है, इधर भी 7। तो ये तो कम है क्योंकि ऊपर 23 और 13 वाले भी हैं, तो ये भी कम है, तो इनका तो रहने देते हैं। हमें ये चेक करना है कि किसका मास सबसे ज़्यादा है, उसी की बी की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि बी की वैल्यू सबसे कम निकालनी है ना क्वेश्चन में, तो हमें बी की रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम निकालनी है, ठीक है। तो रोटेशनल कांस्टेंट बी की वैल्यू सबसे कम किसके लिए होगी, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा। मास सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 23 और 23 तो सेम है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 13 है। इसका मतलब इसके लिए जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, इसका मतलब रिड्यूस्ड मास भी ज़्यादा होगा, और इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। तो जो सी है, सी यानी कि कार्बन Cl ट्रिपल बॉन्ड CF, इसके लिए मास ज़्यादा रहेगा। मास ज़्यादा मतलब रिड्यूस्ड मास ज़्यादा, और रिड्यूस्ड मास ज़्यादा मतलब रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा आंसर है वो क्या आता है, यही आता है, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन यही रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।